हेलो, मैं हूँ ट्रैवलर प्रमोद गुरु। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा लश्कर इस बार जाने के लिए तैयार है नील आइलैंड पर, जिसको अब शहीद आइलैंड भी कहते हैं। और हमारा ग्रुप खड़ा है इस समय फिनिक्स जेटी पर, और यहाँ से हम जाएंगे नील आइलैंड। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छी परंपरा देखी। जो भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, यहाँ पर उस समय हर एक फेरी पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान होता है और इसके बाद प्रसाद मिलता है। प्रसाद में कुछ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी टॉफ़ी और चॉकलेट। इसके बाद एंट्री होती है। नहीं नहीं अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय। वंदे मातरम, वंदे ये नज़ारा है 26 जनवरी का। हम लकी थे कि 26 जनवरी को हम अंडमान पर ही थे। और जाते हुए दो तरह की फेरी मिलती है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। आप गवर्नमेंट से ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट में करीब 60% सीट लोकल लोगों के लिए रिजर्व होती है। आपको टिकट मिलने में मुश्किल आएगी। और इस फेरी से जिससे हम गए थे ये भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बंद बंद थी। अगर आप फेरी पे जा रहे हो और डेक पे ना जा पाएँ तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छी यात्रा नहीं है। इसलिए हमने आते हुए दूसरी फेरी करी जिसमें हम डेक पे जा सकते थे। उसके नज़ारे तो अलग ही थे, वो मैं आपको आते हुए दिखाऊंगा। ये है नील आइलैंड जेटी। और नील आइलैंड पे उतरते ही आपको सुंदरता और शांति का एहसास हो जाएगा। दूर तक फैला हुआ नीला समुंदर। ये नीला क्यों है? क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ़ है और पानी भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर पानी हैवलॉक से भी ज़्यादा साफ़ होता है। अंडमान से तो बहुत ज़्यादा साफ़ है ही, वो आप देख सकते हैं। नील आइलैंड बेसिकली यहाँ पर करीब 3000 लोग रहते हैं और उनमें भी ज़्यादातर बंगाली हैं। और ये लोग 1971 के पाकिस्तान बंटवारे के समय बंगाल से यहाँ पर पहुँचे थे। खेती करना इनका मुख्य पेशा है। और नील आइलैंड को वेजिटेबल बाउल भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी आइलैंड को, अंडमान और हैवलॉक वगैरह को सब्जियां सप्लाई करता है। पोर्ट ब्लेयर से नील की दूरी करीब 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचते हैं, हैवलॉक से 45 मिनट में। कुछ लोग हैवलॉक से नील होते हुए वापस पोर्ट ब्लेयर चले जाते हैं। हम भी सेम डे वापस हो गए थे नील से। पर मेरे हिसाब से अगर आपने एंजॉय करना है तो एक दिन तो यहाँ पर आपको रुकना बनता है, तभी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए 4 बीच हैं, जिसमें सबसे फेमस है भरतपुर बीच, जो कि जेटी के बिल्कुल पास है। इसकी सुंदरता आप देख ही सकते हैं। और ऐसे बीच पर अगर आपके साथ एक ग्रुप हो तो उसका मज़ा 4 गुना हो जाता है। जो मस्ती आप यहाँ पर ग्रुप में कर सकते हैं वो अकेले कर ही नहीं सकते। जो मस्ती हमने की, इमेजिन, ये हमने आज तक किया हुआ हमारा बेस्ट टूर था और बेस्ट मस्ती हमने
टूर पे कि पानी इतना ऊंचा कि आप चाह के भी डूब नहीं सकते। यही इस बीच की खूबसूरती है। आप बच्चों के साथ भी मस्ती कर सकते हैं, आप कितना ही कोशिश कर लो आप डूब ही नहीं पाएंगे। एक और है, इस बीच पे आप सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएं, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ना चालू होगा ये पानी और पीछे चला जाएगा। बहुत ही लंबा बीच है, काफ़ी अंदर जाके गहरा मिलेगा। अदरवाइज़ यहीं पर आपके बच्चे खेलते रहेंगे क्योंकि उन्हें भी डूबने का खतरा नहीं है। आराम से एंजॉय करो। जो मस्ती इस बीच पे हो सकती है, जो इतना रिलैक्स आप इस बीच पे कर सकते हैं ना, इतना रिलैक्स किसी बीच पे आप अंडमान निकोबार की यात्रा में कर ही नहीं सकते। इतना रिलैक्सिंग बीच है। बीच के किनारे बैठ जाओ, आराम से वॉच करो। और यही बीच है जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, वो सिर्फ यहीं पर कर सकते हैं। एक ग्लास राइडिंग होती है, ग्लास बोट होती है, लेकिन उसमें आप जब बैठें तो ग्लास देख कर बैठें। कभी कभी उस ग्लास में से कुछ दिखाई नहीं देता और आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और किसी बीच पर वाटर एक्टिविटी नहीं है, ये आप ध्यान रखें। सनराइज़ देखने के लिए आपको सीतापुर बीच जाना पड़ेगा, जहाँ पर डेड कोरल ज़्यादा है, इसलिए आप ज़्यादा तैर नहीं सकते। रामनगर बीच पर रिजॉर्ट बहुत हैं, प्राइवेट रिजॉर्ट ज़्यादा हैं, यहाँ पर टूरिस्ट कम आता है। लक्ष्मणपुर बीच भी बहुत ही सुंदर है, सैंडी बीच है और वहाँ पर आप काफ़ी टाइम आराम से गुजार सकते हैं। बहुत अच्छा बीच है। वहीं पर आप देखेंगे नेचुरल ब्रिज है जो हम देख रहे हैं, इसको हावड़ा ब्रिज भी बोलते हैं। हावड़ा ब्रिज नेचुरल बना हुआ है। इस बीच पे भी आप ना सुबह जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन जैसे ही अगर शाम को पहुंचोगे तो हाई टाइड आएगा, फिर आप यहाँ कुछ भी नहीं देख पाओगे। ये है भरतपुर बीच की मस्ती। इसमें 2 फुट से लेके 6 फुट तक के सभी परिवार के सदस्य एक साथ मस्ती कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि पानी इतना उथला है, चाह कर भी कोई डूब ही नहीं सकता। बेफिक्र से आप मस्ती कर सकते हैं। ये ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। वही हमने इस टूर में एंजॉय किए। हम अपने आप को लकी समझते हैं कि हमने इस टूर का आनंद भरपूर लिया। ये है भरतपुर बीच, और जो आप ग्रुप एंजॉयमेंट देख सकते हैं वो इसी बीच पर पॉसिबल है। यहाँ 2 फुट से लेके और 6 फुट तक के सभी लोगों ने, सभी परिवार मेंबर ने एक साथ मस्ती करी। वो भी इसलिए आप बेफिक्र हैं कि आप यहाँ पर डूब ही नहीं सकते। लाख कोशिश कर लें, आप डूब ही नहीं सकते। ऐसे ज़िंदगी में मोमेंट कभी कभी आते हैं, इसलिए मौका मिले तो कर लेने चाहिए। ये हमारे टूर की यादगार मोमेंट है जो हमने जी भर के जिया। ये तो बात पकड़ जाएगी, वीडियो में बोल दिया। अब बंद कर देना दिनेश। नील जेटी के पास ही खाना मिल जाता है, तो उसमें वेज नॉन वेज जैसा आप खाना चाहें खा सकते हैं। और आते हुए हमने ओपन डेक फेरी ली थी। ओपन डेक फेरी के तो आनंद ही कुछ और है, उसको तो आप भरपूर एंजॉय करते हैं और रास्ते का पता ही नहीं चलता कब अंडमान पहुंच गए।
आइलैंड से हम पोर्ट ब्लेयर वापस आ गए और हमें नेक्स्ट से निकलना था बाराटांग। बाराटांग जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो हमने अडॉप्ट किया और वो जारवा रिजर्व फॉरेस्ट से होकर जाता है। दूसरा आप सीधा पोर्ट ब्लेयर से फेरी द्वारा भी पहुंच सकते हैं। बाराटांग जाने के लिए आपको सुबह 3 बजे निकलना होगा। वो इसलिए अगर आप सेम डे वापस आते हैं तो आपको 3 बजे निकल जाना चाहिए और सभी गाड़ियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं जिरका टांग पर और जिरका टांग पर 6 बजे रास्ता खुलता है और सारी गाड़ियां एक साथ निकलती हैं और साथ में आपके पुलिस प्रोटेक्शन भी चलती है और किसी को भी नीचे उतरना अलाउ नहीं है, गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है। इस पर हैवी फाइन है। इस बात का आप खास ध्यान रखें और अपना खाना तो बिल्कुल साथ ही रखें क्योंकि खाने में आपको यहाँ बंगाली पुट मिलेगा तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। नॉर्थ इंडियन खाना जनरली यहाँ पर नहीं मिलता। एक जो जारवा फॉरेस्ट से हम जाएंगे, ये जारवा पहले 20 साल पहले तो बड़े एग्रेसिव होते थे और ये टूरिस्ट पर अटैक करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको मिल भी जाएंगे तो आपसे भोजन मांगते हैं, लेकिन आप भोजन ना दें, ये गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन। सभी गाड़ियां पहले यहाँ से पहुँचती हैं नीलाम्बुर जेटी पर और वहाँ से एक बड़े स्टीमर पे यात्री और गाड़ियाँ सारी एक साथ पार होती हैं बाराटांग की ओर। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पोर्ट ब्लेयर से जाएंगे, जिस भी गाड़ी से जाएं तो आप एसी गाड़ी ज़रूर करें। गर्मी बहुत पड़ती है, आपको अनईजी फील होगा। पोर्ट ब्लेयर से आप रोडवेज की बस से भी आ सकते हैं। बहुत कम किराए में आप बाराटांग पहुंच सकते हैं और वो भी सुबह सुबह ही निकलती है, लेकिन सेम डे वापसी में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि बस का शेड्यूल कुछ और होता है, आप उसमें पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। स्टीमर से बाराटांग उतरने के बाद आपको अपना पैन और आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तुरंत ही वहाँ पर स्पीड बोट के लिए टिकट ले लें और एक परमिट टाइप होता है, वो फटाफट आप कर लें। जितना आप जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आपको स्पीड बोट मिल जाएगी और आपका टाइम काफ़ी बचेगा। स्पीड बोट का आनंद जब वो मैंग्रोव से जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और खाना आप अपने साथ रखें क्योंकि यहाँ पर आपको खाना बढ़िया नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है बाराटांग, इसलिए आपको बंगाली पुट का खाना ही मिलेगा। इसलिए खाना अपने साथ रखें और हो सके तो आप पोर्ट ब्लेयर से ही पैक करवा सकते हैं, वो इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आप ये जा रहे हैं, ये सारे मैंग्रोव हैं, इसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा विस्तार से। अब हमारी स्पीड बोट एंटर हो रही है मैंग्रोव के फॉरेस्ट में। मैंग्रोव शर्ब्स और ट्री हैं, आप इनको साधारण ना माने। ये ज़्यादातर मडी लैंड पर होते हैं, मडी सॉइल पर होते हैं, नदी किनारे भी हो सकते हैं। और साधारण प्लांट के मुकाबले आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 100 गुना ज़्यादा नमकीन पानी पर रह सकते हैं और ये ज़मीन की रक्षा करते हैं। जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ये उस ज़मीन को बड़ी ताकत के साथ पकड़े रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बड़े ही सहायक हैं। यहाँ के लोगों की ये लाइफ लाइन है। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगता और इसकी उम्र करीब करीब 100 साल होती है। यहाँ पर रहने वाले लोग इसकी झोंपड़ियाँ बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं, ये सब इसी की लकड़ी से बनी हुई है। और
जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, हमारे इंडिया में सुंदरबन का डेल्टा वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इन पौधों का जो रूट सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो समुद्र के पानी को भी आराम से साफ कर देता है और ज्वार भाटा से आने वाले पानी से भी जमीन की रक्षा करता है। मैंग्रोव का एक और गुण हमें आश्चर्यचकित कर देता है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की इतनी ताकत होती है कि अपने अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बड़े सहायक होते हैं। अगर हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए हमें इनको ख़त्म नहीं करना है और आप इनको साधारण पौधे जानकर ना देखें, जब भी जाएं तो बड़े ध्यान से और बड़ी इज्जत से इनको देखें, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के बड़े मददगार हैं। स्पीड बोट से उतरने के बाद अभी हम जा रहे हैं लाइमस्टोन केव की तरफ, जो कि बाराटांग में स्थित है। बाराटांग को हम रांची वाला आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि 19वीं सदी के अंत में रांची में बहुत पॉलिटिकल उथल पुथल हुई थी। काफ़ी लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था और काफ़ी ने अपनाने से इनकार कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इन लोगों को अंडमान में बसाया, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी के विशाल भंडार थे और लकड़ी काटने के लिए उनको मज़दूरों की आवश्यकता थी। तो रांची के लोगों ने यहाँ पर बसना चालू कर दिया, इसलिए इसको रांची वाला आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर करीब 6000 लोग रहते हैं और छोटे बड़े करीब 12 गांव हैं और आश्चर्य इस बात का है कि 100% लोग साक्षर हैं। इसके अतिरिक्त बाराटांग आइलैंड पर पैरट आइलैंड है, बहुत ही सुंदर है। हम तो नहीं गए, करीब हज़ारों की संख्या में तोते सूर्य अस्त के समय आते हैं और सूर्य उदय के समय चले जाते हैं। और यहाँ पर ख़ास कुछ नहीं, एक वो बेलूदर बीच है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ देखने के लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जो नेचर प्रेमी हैं उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। बाराटांग का मुख्य आकर्षण लाइमस्टोन केव्स हैं और लाइमस्टोन केव्स यही नहीं, पूरे इंडिया में कई जगह मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस जिसे हम कह सकते हैं, मेघालय की लाइमस्टोन केव्स है। आपको जान के आश्चर्य होगा, वो 31 किलोमीटर एरिया में फैली हैं और उनमें से कुछ तो 90 मीटर तक गहरी हैं, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आती इन केव्स में, क्योंकि इनमें बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं और उनमें से हवा आती रहती है। ये बनती कैसे है? बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। बरसात का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यही कार्बोनिक अम्ल चूने की या लाइमस्टोन के साथ क्रिया कर कर उसे डिसॉल्व कर देता है और दूसरी जगह जाके जमा कर देता है। इस क्रिया को ड्रिपिंग और ड्रॉपिंग कहते हैं। ड्रिपिंग ऊपर छत पर होती है और ड्रॉपिंग, जो पानी टपक रहा होता है, वो नीचे होती है। इस तरह से ये नई नई स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं और बाद में ये दोनों चीज़ें मिलकर एक नया रूप ले लेती हैं, नई नई शेप ले लेती हैं, कोई पिलर भी बन जाता है। बाराटांग आइलैंड पर ही स्थित है मड वॉल्केनो। उसमें लास्ट 2004 में बहुत सारी मिट्टी निकली थी। अब शांत है। हमारे टीम वाले बच्चे या मेंबर इंतज़ार करते रहे, हम तो इसमें से मड निकलते हुए देखेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। मेरे हिसाब से जाना कोई वर्थ नहीं बनता और वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। मेरे ख्याल से पैसा और टाइम दोनों वेस्टेज है, आप ना जाएं। अंडमान यात्रा के लास्ट एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगा हैवलॉक की यात्रा पर। वो मेरे जीवन का, मेरे ग्रुप का सबसे यादगार टूर था, उसे देखना ना भूलें।